मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इस सेशन में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिनसे 1 से 2 सवाल आना एकदम तय रहता है। चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे सुपर टेट की बात हो और चाहे आप सी टेट की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में, तो उस मनोवैज्ञानिक से मैं आपको पहले परिचित करा देता हूं कि वो है कौन। तो उनका नाम है बीएफ स्किनर महोदय। बीएफ स्किनर महोदय एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है मित्रों, और अमेरिका के खुद ये निवासी भी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के ये मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जिसको बीएफ स्किनर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है मित्रों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इन्होंने किस प्रकार से अनुबंधन होता है इस पर चर्चा की है। इन्होंने जो प्रयोग किया है वह उन्होंने चूहे पर और कबूतर पर किया है, और इनका दोनों प्रयोग बड़ा विख्यात हुआ था। और इनके सिद्धांत का नाम देखिए सामने ही लिखा हुआ है कि जो इनका सिद्धांत है उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और यहां पर क्रिया प्रसूत का आशय लिखा हुआ है। हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे। सिद्धांत का नाम है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। इसका मतलब कि इनके सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, और 1-2 नाम नहीं, इनके सिद्धांत का 10 नाम है। हम लोग उस पे चलते हैं। पहले उस स्लाइड को देखते हैं कि इनके कितने उपनाम हैं, और उपनाम को भी हम लोग देखेंगे पहले कि उपनाम में क्या क्या नाम आता है। मित्रों, सबसे पहला सिद्धांत इनका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांत का नाम है अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांत को साधनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है मित्रों। इसी सिद्धांत को उत्सर्जित अनुबंधन कहा जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से इन्हीं के सिद्धांत को जाना जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। कार्यात्मक अनुबंधन के नाम से ही इस सिद्धांत का नाम है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता के नाम से भी इसी सिद्धांत को जाना जाता है। इसी को आर टाइप थियरी भी कहा जाता है, और इसी को सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, स्किनर महोदय का जो ये सिद्धांत का नाम है बहुत ही चर्चित रहा, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी बहुत चर्चित रहा। ये 2 नाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आर टाइप भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आर टाइप की थ्योरी भी आपके एग्जाम में पूछ ली गई है। तो हम लोग यहां पर बहुत सारे उपनाम है मित्रों, आप लोग इसको अपने नोट्स में एक तरफ से ऐड करिएगा और सारे नाम को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछने का अधिकार है आयोग को, तो हम लोग को पूरा याद रखना पड़ेगा मित्रों। अब देखिए, हम लोग एक बात यहां बताते हैं। सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मतलब समझते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य होता क्या है। यहां पर देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का तात्पर्य मैंने आपको बताया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मतलब क्या है, बीएफ स्किनर ने इसमें प्रयोग कैसे किया है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से क्या तात्पर्य है, यहां पर पहले उसकी बात हो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आशय का मतलब देखते हैं हम लोग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आशय क्या, बीएफ स्किनर का सबसे महत्वपूर्ण नाम है क्रिया प्रसूत। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत का सेंस यहां पे है क्या,
प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार। प्रसूत का मतलब क्या होता है मित्रों? यहां पर होता है पुरस्कार। पुरस्कार का सेंस यहां पे क्या है मित्रों? पुरस्कार का सेंस है पुनर्बलन। यहां पर सेंस किससे है? रेनफोर्समेंट से है, पुनर्बलन से है। और इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले इस सिद्धांत की दो आधारभूत बातें आपको मैं सामने रखने जा रहा हूं। आधारभूत बात क्या है उस पर विचार करते हैं। यह जो सिद्धांत आपके सामने प्रतिपादित किया गया है, स्किनर महोदय ने थार्नडाइक के सिद्धांत से, थार्नडाइक के सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आपने पढ़ा है। और स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसकी है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या थार्नडाइक महोदय का। क्लार्क हल का आप लोग नाम सुने होंगे, क्लार्क हल का। और क्लार्क हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया है मित्रों, आपको यह भी पता है। प्रबलन का सिद्धांत दिया है। प्रबलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन होता है। क्या होता है? पुनर्बलन। और पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? रेनफोर्समेंट होता है। और पुनर्बलन से कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि इन्हीं दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों से इन्होंने दो बातें ले ली है। थार्नडाइक से इन्होंने एसआर थियरी लिया, लेकिन इसको उन्होंने उल्टा कर दिया और लिखा आरएस थियरी। इनका था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थियरी थी, तो इसको इन्होंने उल्टा कर दिया। किसने? स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने क्या किया कि थार्नडाइक के सिद्धांत को उल्टा कर दिया और कहा कि अनुक्रिया स्टिमुलस अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या आप इसको बोल सकते हैं रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी, उल्टा कर दिया है। और क्लार्क हल के सिद्धांत से इन्होंने पुनर्बलन ले लिया। पुनर्बलन का मतलब पुरस्कार से है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया का मतलब होता है अनुक्रिया। मैंने पहले ही बोला, इन्होंने क्रिया पर बल दिया। किस पर बल दिया? क्रिया पर बल दिया। आर पहले रख दिया, एस को बाद में कर दिया। तो क्रिया को आर यहां पर रख दिया। और प्रसूत का मतलब पुरस्कार होता है, पुरस्कार मतलब पुनर्बलन होता है, तो पुरस्कार को यहां पर रख दिया। क्लियर? और दोनों में अनुबंधन बना करके एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह बात मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी कि स्किनर महोदय ने क्या किया। इस सिद्धांत को बनाने से पहले थार्नडाइक के आरएस थियरी को थार्नडाइक के एसआर थियरी को आरएस थियरी में कन्वर्ट कर दिया। एसआर थियरी का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस थियरी। जब स्किनर ने इसको लिया था तो इसको उल्टा कर दिया और कहा कि यह आरएस थियरी है स्किनर के सिद्धांत में, जिसका पूरा नाम होगा रिस्पांस स्टिमुलस थियरी। मतलब क्या हुआ? रिस्पांस का मतलब होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। और स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस उद्दीपक होता है। उद्दीपक क्या होता है? लक्ष्य होता है, भोजन होता है, फूड होता है। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया और इनका जो सिद्धांत प्रचलित हुआ उसका नाम पड़ा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह बात एकदम आपके दिमाग में क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा इन्होंने किया क्या। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रिया प्रसूत का आशय यहां पे लिखा हुआ है कि क्रिया प्रसूत का आशय क्या होता है। देखिए बीएफ स्किनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया बहुत ही मजेदार तरीके से दिया मित्रों। और क्रिया प्रसूत का आशय मैं यहां पे आपको बता दूं, वह व्यवहार जिसका संचालन
बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया प्रसूत कहलाता है। वह व्यवहार, मित्रों ध्यान दीजिएगा, वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया प्रसूत कहलाता है। जैसे चलना, जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, जैसे कूदना, जैसे खाना, जैसे सोना, जैसे दौड़ना, जैसे दैनिक क्रिया, हमारे दिन की जो पूरी दैनिक क्रिया है, कूदना, आप बोल सकते हैं जितनी भी दैनिक क्रिया होती है, दैनिक क्रिया वो सब किसके अंतर्गत आती है? क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आती है। क्रिया प्रसूत का आशय यही है। प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार, मैंने पहले बोल दिया था, प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार। वह क्रिया करिए जिसमें पुरस्कार बाद में मिलता हो। जैसे आपकी इच्छा होगी तो क्रिया करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। थार्नडाइक के सिद्धांत में अनुक्रिया पर बल दिया गया है। थार्नडाइक के सिद्धांत पर अनुक्रिया पर बल दिया गया है, सॉरी स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया पर बल दिया गया है, और थार्नडाइक के सिद्धांत पर उद्दीपक पर बल दिया गया है। उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया गया था थार्नडाइक के सिद्धांत में, और स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया और उद्दीपक पर संबंध स्थापित किया गया है। लेकिन ज्यादा बल अनुक्रिया पर देते हुए स्किनर महोदय ने कहा कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना है, यदि उद्दीपक को प्राप्त करना है, यदि आपको भोजन प्राप्त करना है, तो अनुक्रिया करना पड़ेगा। पहले क्रिया करिए तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बहुत आसान सा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। कक्षा 9 या 10 में पढ़ने वाले बालक या कक्षा 7 में पढ़ने वाला बालक, फल की प्राप्ति 1 साल पढ़ने के बाद होती है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किसने कहा? स्किनर महोदय का एक कहना है कि अनुक्रिया करिए, फल मिलेगा बाद में। कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा, कक्षा 9 में पढ़ने वाला बच्चा, कक्षा 10 में पढ़ने वाला बच्चा, वह किस पर बल देता है? अनुक्रिया पर बल देता है। वो 1 साल पूरा पढ़ता है, 1 साल पढ़ने के बाद उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, तो यहां पर क्रिया प्रसूत का आशय क्या है? वे सारी क्रियाएं जो बिना उद्दीपक के की जाती हो, बिना उद्दीपक को देख के, मैंने लिखा है वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया प्रसूत कहलाता है। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, या दैनिक क्रिया कोई भी, मंजन करना, खाना खाना, चाय पीना, जो बना सकते हैं, सारी क्रियाएं कैसी कहलाती हैं? क्रिया प्रसूत कहलाती है। पहले क्रिया होती है, उसके बाद हमको फल मिलता है। वे सारी क्रियाएं जो हमें बाद में फल देती हैं, बैंक में पैसा जमा किया, इंटरेस्ट बाद में मिलता है, कैसी क्रिया होगी? क्रिया प्रसूत होगी। LIC में पैसा किया, जमा किया, 5 साल बाद मिलता है। सुना होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, LIC का स्लोगन है। जो पैसा मिलना है वो कुछ समय के बाद मिलेगा। पहले क्रिया होगी, उसके बाद उस पर पुरस्कार मिलेगा। प्रसूत मतलब पुरस्कार, इस बात को याद रखिएगा। प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है पुनर्बलन। पुरस्कार का सेंस यहां पे क्या है? पुनर्बलन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप लोग देखे भी होंगे, हमारे माता पिता हमको बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इस उम्मीद पे कि एक दिन बच्चा मेरा सहारा बनेगा। कर्म किया है पिता ने, बच्चा क्या करेगा यह निर्धारण बाद में होगा। तो एक बार की घटना है, उदाहरण के रूप में समझिएगा, बहुत मजा आएगा।
एक बार एक लड़का अपने वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ता है, और जब वो वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो छोड़ के जब वापस जा रहा होता है तो देखता है कि हमारे पिताजी वृद्धाश्रम के मैनेजर से बहुत अच्छे तरीके से हंस उसके बात कर रहे हैं। और ये बात जो है जब वो गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि इस तरीके का व्यवहार पिताजी का, और वो अपने मन में सोचता है कि पिताजी तो हमारे कभी इस वृद्धाश्रम में आए नहीं और मैनेजर से इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं, उनको ये पता भी है कि मैं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा हूं। तो लौट के आता है और मैनेजर साहब से पूछता है कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं, या मेरे पिताजी आपको कैसे जानते हैं, और इतना हंस के पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैनेजर साहब बताते हैं कि बेटा, आपके पिताजी आपको इसी वृद्धाश्रम से लेके गए थे, और जब आप छोटे थे तो आपसे पहले से हमारा इनका बड़ा अच्छा संबंध था। तो कहने का मतलब मेरा क्या, आज से समझ गए होंगे मित्रों आप कि कोई भी क्रिया करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल मिलेगा जो मिलना होगा। कर्म पर आपका हक है, फल पर अधिकार नहीं है। कर्म करते रहिए, फल जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा है क्रिया पहले है, प्रसूत बाद में है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया और प्रसूत में एक बॉन्डिंग बनती है, एक अनुबंधन बनता है, इसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। हम लोग और भी बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बाद इसमें एक नाम और दिया हुआ है मित्रों, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत का आशय समझिए क्या, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत का आशय है मित्रों यहां पर अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। स्किनर महोदय ने कहा है कि पहले अनुक्रिया करो, क्या करो, रिस्पांस करो। उद्दीपक की प्राप्ति अर्थात स्टिमुलस की प्राप्ति अपने आप होगी। यही इनका सिद्धांत है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। आप लोगों ने देखा है कि स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है, और उस प्रयोग को, इस प्रयोग में यह बताया गया है, सिद्धांत में यह बताया गया है मित्रों, मैं आपके सामने फिगर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। फिगर कुछ जैसे पहले फिगर में आप देखिएगा चूहे पर प्रयोग है और दूसरे में कबूतर पर प्रयोग है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो यहां पे फूड है, यहां पे जो फूड है, यहां पे चूहे के सामने फूड नहीं रखा गया है, लेकिन लीवर दबेगा, लाइट जलेगी, सिग्नल होगा, स्पीकर में आवाज आएगी। और आपको यह पता है कि फूड जो है यहां पे देख रहे हैं आप, अनुक्रिया जब चूहा करेगा तो इसमें से फूड निकलेगा, यहां से फूड निकलने का रास्ता है और फूड निकलेगा। मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि चूहा भूखा है, जब उसे भूख लगेगी या उसे जब आवश्यकता होगी तो वह इसमें उछल कूद करेगा। जब उछल कूद करेगा, एकाएक उसका पैर या उसका मुंह लीवर पे टच होगा। जब टच होगा तो आवाज आएगी, लाइट जलेगी, सिग्नल आएगा, और तुरंत जस्ट बगल में प्लेट में उसके लिए फूड आ जाएगा। वह घूमते घूमते यदि फूड के पास जाता है, खाता है, तो वह अपने को पुनर्बली समझता है कि मैं इसमें दौड़ा हूं, कूदा हूं, तो मुझे कहीं से भोजन मिला है। अभी उसे यह नहीं पता है कि मैंने किया क्या और मुझे खाना मिल गया। एक बार खाता है,
फिर उसे और जरूरत पड़ती है और कूदता है, दौड़ता है, फिर एकाएक दब जाता है, लाइट जलती है और सिग्नल आता है और उसमें से आवाज आती है, फिर फूड आता है। बात मेरी समझ पा रहे होंगे आप लोग? फूड आता है। यह क्रिया करते करते चूहे को यह सीख आ जाती है कि यही कुछ ऐसा स्थान है जिसके दबने के बाद लाइट जलती है, सिग्नल आता है और फूड आता है, आवाज भी आ रही है। तो पहली बार जब वो छूता है तो दूसरी बार में थोड़ा सा कम समय लगता है, तीसरी बार में और कम समय लगता है, चौथी बार में और कम समय लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि चूहा केवल लीवर को छुएगा, भोजन प्राप्त करेगा। चूहा केवल लीवर को छुएगा और भोजन प्राप्त करेगा। चूंकि भोजन सामने नहीं रखा हुआ है, अदृश्य रूप में है, उद्दीपक जो है यहां पे छिपा हुआ है। यह कहा गया कि चूहा जब क्रिया करेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप होगी। इन्होंने कहा कि आप क्रिया करिए, फल की चिंता मत करिए। आप क्रिया करिए, फल की चिंता मत करिए। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC क्या करता है? पैसा जमा कराता है और 15 साल के बाद आपको सूद सहित देता है। जो भी बोनस होता है, जो भी फंड आपका रिलीज होता है, वो आपको देता है। लेकिन कब देता है? पहले आपने क्रिया किया तब तो दिया है। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा ना जमा करें, वो आपको 15 साल बाद पैसा दे, नहीं देगा। क्योंकि जब आप क्रिया करेंगे तो फिर फल की इच्छा रखेंगे, नहीं करेंगे तो फल की इच्छा नहीं रखना है। तो मित्रों, ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। भूखा चूहा है और भूखा चूहा होगा तो अनुक्रिया करेगा और अनुक्रिया करेगा तो फल की प्राप्ति होगी। और जो उद्दीपक है यहां पर पुनर्बलन। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर आपके एग्जाम में सवाल यह बना, मित्रों ध्यान दीजिएगा, सवाल यह बना कि पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यदि पूछ ले कि पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम की बात यदि आ गई तो सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर ने किया है। स्किनर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर ने किया है मित्रों। लेकिन यदि यह पूछ दे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो CL हल लगाएंगे। CL हल, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया। और सर्वप्रथम पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्किनर लगाएंगे। यह बात याद रखिएगा। आपसे यह पूछा जाएगा स्किनर के सिद्धांत में किन दो सिद्धांतों को समाहित किया गया है, तो क्लार्क हल के सिद्धांत को और थार्नडाइक के सिद्धांत को समाहित किया गया है। थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है। और क्लार्क के सिद्धांत का पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसी को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। तो इन दो चीजों को यदि आप साथ में रखेंगे तो सिद्धांत बड़ा आसान हो जाएगा और समझने में बड़ा मजा भी आएगा। तो यहां पर चीजें इस तरीके से है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिर आएंगे अभी यहीं पे थोड़ी देर बाद। अब देखिएगा, पहला पॉइंट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया है। किसने? स्किनर महोदय ने 1938 में प्रतिपादित किया है। प्रयोग किस पर किया गया? चूहा और कबूतर पर। चूहा और कबूतर पर किया। और सबसे प्रमुख सिद्धांत का जो नाम इनका विख्यात हुआ है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे उपनाम हैं, देखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया की श्रृंखला में BF स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा का विकास किया। उद्दीपक अनुक्रिया की श्रृंखला में BF स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन अवधारणा का विकास किया। सक्रिय अनुबंधन की मूल धारा है सीखने वाले की क्रिया, सीखने वालों की क्रिया, जिसको बिहेवियर बोलते हैं, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, उत्पन्न करने में माध्यम हो जाती है। यह स्थिति किसी वातावरण में कार्यशील होने पर उत्पन्न होती है। BF स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और यह अनुभव किया कि अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है।
यह बात एकदम सही है। बीएफ स्किनर ने अपने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और यह अनुभव किया कि अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है। जब तक कोई बालक, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई बालक अभिप्रेरित नहीं होगा, जब तक कोई बालक अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वह क्रियाशील नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे समाज में कि यदि हमें कहीं जाना है तो हमें पहले जाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? अभिप्रेरित करना पड़ता है। अभिप्रेरित करने का सेंस यहां पे है कि जैसे यूपी टेट का एग्जाम आता है तो हम खुद अपने आप अभिप्रेरित हो जाते हैं। और आपको यह भी पता है कि जब यूपी टेट का पेपर नहीं होता है तो हमें कोई कहता है भाई चलिए पढ़ते हैं, तो हम अपने मन में सोचते हैं कि अभी एग्जाम आने वाला नहीं है, हमारी प्रेरणा थोड़ी कमजोर रहती है और हम क्रियाशील नहीं होते। हम क्रियाशील नहीं होते मित्रों, ध्यान दीजिएगा। और जब हम क्रियाशील नहीं होते हैं तो हमारी प्रेरणा वहां पे क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। प्रेरणा जब कमजोर होती है हमारी तो हम क्रियाशील इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा नहीं होगा तो क्रियाशीलता नहीं होगी। तो सक्रिय होने के लिए प्रेरित भी होना बहुत जरूरी है। और वह प्रेरणा किस रूप में होती है? थार्नडाइक के सिद्धांत से ही यह अभिप्रेरणा वाली बात आपको पता होगी कि थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा मित्रों? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो जब तक बालक, आपको पता है, किसी भी क्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तब तक वह कोई कार्य नहीं करता। और कार्य करने के लिए बालक को पहले क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है। तो चूंकि आप लोग को पता है कि स्किनर महोदय ने थार्नडाइक के सिद्धांत से स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी लिया है तो उनकी बात कहीं ना कहीं इसमें जरूर आएगी, क्योंकि थार्नडाइक का सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी था और स्किनर का सिद्धांत रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी था, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत था। तो अनुक्रिया की जब बात आएगी तो अभिप्रेरणा तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो यहां लिखा हुआ है अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है। उद्दीपन भावी क्रिया को नियंत्रित करता है। शिक्षक कक्षागत परिस्थितियों में कुछ संकेत शब्दों से संपूर्ण क्रिया का संचालन करता है। तो मित्रों, आप लोग को यह बात क्लियर समझ में आ रही होगी। हम लोग फिर अपने उसी स्थान पे चलते हैं जहां पर थोड़ी देर पहले अभी हम लोग यहां पे थे। अब देखिएगा, अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत। श्रृंखला सिद्धांत का मतलब क्या होता है मित्रों? श्रृंखला का मतलब होता है कड़ियां। अगर किसी चीज को प्राप्त करना है तो श्रृंखलाबद्ध करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए इसको बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत, क्योंकि यह किससे जुड़ा हुआ है? अनुक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा जाता है कि क्रिया करिए, लक्ष्य की प्राप्ति की चिंता मत करिए, जो मिलना होगा मिलेगा, इसलिए अनुक्रिया तब तक करते रहिए जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा, क्रिया प्रसूत। क्रिया यहां प्रसूत है, प्रस्तुत हो गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह मिस प्रिंटिंग है तो यहां पर इसको काट करके प्रसूत लिखिएगा। यह क्रिया प्रसूत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, साधनात्मक सिद्धांत है, उत्सर्जित सिद्धांत है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है। नैमित्तिक का मतलब समझिएगा, निमित्त होता है। नैमित्तिक का मतलब होता है निमित्त। नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? निमित्त। निमित्त का मतलब समझे क्या है? निमित्त का मतलब क्या होता है यह समझिएगा। निमित्त का मतलब होता है किसी चीज को न जानते हुए भी या किसी वस्तु को न जानते हुए भी खोजना, क्रिया करना। उदाहरण लीजिएगा, घरेलू उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे घर में मिठाई आ जाती है और हम लोग जब छोटे थे तो मिठाई की जगह हमें पता नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी हम मिठाई खोजते थे, इस डब्बा में, उस डब्बा में, उस डब्बा में, उस डब्बा में। क्या किया गया वहां पे? यही हमारे निमित्त है, यही हमारी क्रिया है।
जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं या जब कोई कार्य के बारे में नहीं जानते कि फल क्या मिलने वाला है, और आपको पता है कि कभी कभी मिठाई खोजने के चक्कर में हम लोग गुड़ में हाथ डाल देते थे, तेल में हाथ डाल देते थे कि हो सकता है इसमें हो, कहीं कोई बर्तन में कुछ सामान रखा उसमें हाथ डाल देते थे, तब पता चलता था कि अरे इसमें तो चावल रखा है, इसमें तो गुड़ रखा है, लेकिन मिठाई अभी मिल नहीं रही है। मिठाई मिलती है क्रिया करने पर। तो यहां पर निमित्तिक अनुबंधन, निमित्तिक अनुबंधन का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए जो क्रिया करते हैं तो उसी क्रिया को निमित्तिक बोलते हैं, निमित्तिक अनुबंधन की क्रिया इसे बोलते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसी को बोलते हैं। उत्सर्जित अनुबंधन इसी को बोलते हैं। साधनात्मक अनुबंधन, साधना से जुड़ा हुआ। साधना का सेंस यहां पे मित्रों ये है, साधना का सेंस है कि मतलब किसी भी चीज को, जैसे आप बोलते हैं ना साधक, साधनात्मक होता है, ये साधना किया हुआ है, जिस पर क्रिया किया जाए, जिसमें एक्टिव रहा जाए, वह क्रिया साधनात्मक कहलाती है। सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, मतलब हमेशा एक्टिव की बात कर रहा है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता, किसी क्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हो जाइए कि जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक दूसरी क्रिया नहीं करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में चूहा तब तक अनुक्रिया करता है जब तक वह पुनर्बलित होता है। वो चोंच अपने मुंह से मारता है और लीवर पे पड़ते ही लाइट जलती है, सिग्नल आता है, आवाज आती है और अनाज आता है, और उसे खा करके वो पुनर्बलित होता है और वह क्रिया बार बार करता है। तो इसको आर टाइप थ्योरी, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी बोलते हैं। आर का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया, अनुक्रिया कहलाती है। तो इसलिए इसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सिद्धांतों की बात की है, इसके बहुत सारे उपनाम है, इन उपनामों को आपको याद रखना है मित्रों, इसको भूलना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर स्किनर महोदय ने दो प्रयोग किया। पहला तो चूहे पर प्रयोग किया है और दूसरा इन्होंने कबूतर पर किया, पिजन पे। ये कबूतर है मित्रों, आप देख रहे होंगे। कबूतर भी वही करता है कि जब उसे भूख लगती है तो लीवर पे पैर डालता है, पैडल पे, जब वो पैर मारता है तो यहां से भोजन आता है ना। तो इस तरीके से बनाया गया है कि क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि दो प्रयोग किया गया है, चूंकि किताबों में भी ये फिगर दिए हुए हैं। यहां पर मेन बात क्या है, इन्होंने कहा कि जब कोई पुनर्बलित हो, जब कोई पुनर्बलन का प्रयोग किया जाए तो चार तरीके से पुनर्बलन का प्रयोग होना चाहिए। चार तरीके से, चार तरीके का सेंस समझिएगा, कौन सा चार तरीका है। तो चार तरीके में पहला क्रमिक पुनर्बलन। चूंकि देखिएगा यहां पे पुनर्बलन प्रस्तुत करने का बालकों के ऊपर या किसी प्राणी के ऊपर चार प्रकार, चार तरीके से देना चाहिए पुनर्बलन। पहला क्रमिक पुनर्बलन के रूप में, दूसरा निश्चित या अंतराल पुनर्बलन के रूप में, तीसरा निश्चित अनुपात, और चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन के रूप में। चूंकि सबको पता है कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो कोई भी पुनर्बलन आप दीजिए, क्रमिक का मतलब पुनर्बलन क्रमिक रूप में होना चाहिए, पुनर्बलन निश्चित अंतराल में होना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसका एक निश्चित अंतराल हो। यह नहीं कि सकारात्मक दिया तो हमेशा किसी को शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा करे चाहे बुरा करे, हम उसको कोई भी काम कर रहा उसको हम शाबाश बोलते जा रहे हैं। या एक निश्चित अंतराल का मतलब यह होता है कि आप पुनर्बलन दें तो एक इंटरवल होना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के बीच में निश्चित अंतराल होना चाहिए। जो हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसमें एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। निश्चित अंतराल नहीं होगा तो पुनर्बलन बेकार हो जाएगा मित्रों। निश्चित अनुपात में होना चाहिए, यह नहीं कि खूब ठूसम ठूस सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं, न किसी से भी गुस्सा हो गए तो नकारात्मक खूब जबरदस्त पुनर्बलन दे रहे हैं कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ पढ़ने वाला इंसान कोई नहीं है, इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए। अच्छा काम करे तो अच्छा दीजिए, और वो भी रेशियो में पुनर्बलन देना है, जो चाहे वो नहीं देना है, रेशियो में। रेशियो किसका होना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का। पुनर्बलन की जो प्रक्रिया, मैं आपको पुनर्बलन भी पढ़ाऊंगा आगे। और परिवर्तनशील पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन का मतलब होता है कि पुनर्बलन देने का जो तरीका है वह परिवर्तित होना चाहिए।
ये नहीं कि सकारात्मक दिया तो जिंदगी भर सकारात्मक ही दें, नकारात्मक दिया तो नकारात्मक दें, नहीं। पुनर्बलन की प्रक्रिया इन 4 तरीके से होनी चाहिए। और पुनर्बलन के जो प्रकार होते हैं मित्रों, वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो स्किनर महोदय ने अपने इस सिद्धांत में पुनर्बलन को रखा था और पुनर्बलन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 4 तरीके से होनी चाहिए। ये सामने आपके मैंने लिखा है, क्रमिक पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। हालांकि पुनर्बलन के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। हम लोग पुनर्बलन की बात करेंगे आगे चल करके। तो आज की जो ये वीडियो हमारी बनी हुई है मित्रों, यह पुनर्बलन पर आधारित है और इसको आप लोगों ने देखा है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा चीजों को और अच्छे तरीके से। मैंने पहले ही बताया कि थार्नडाइक जो स्किनर महोदय हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत को थार्नडाइक और क्लार्क हल 2 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों से कुछ न कुछ चीजों को लेकर के एक अपना सिद्धांत बनाया, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। थार्नडाइक के सिद्धांत एसआर थ्योरी लिया था और क्लार्क हल से प्रबलन का सिद्धांत लिया। प्रबलन के सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है और पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर महोदय ने किया है। और पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह नाम आता है क्लार्क हल का। फिर यहां पे थार्नडाइक का सिद्धांत एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, उसी को इन्होंने उल्टा कर दिया। किसने? स्किनर ने। और उल्टा करके बताया कि यह आरएस थ्योरी मेरी है और आर को इन्होंने बोला अनुक्रिया, एस को बोला स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है मित्रों। तो यहां पर मैंने अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के बारे में भी बात कही है। क्या कही है कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत को आरएस थ्योरी कहा जाता है, मतलब इन्होंने अनुक्रिया पर बल दिया है तब उद्दीपक की प्राप्ति होगी। अर्थात क्रिया प्रसूत में भी वही बात है, क्रिया मतलब होगा रिस्पांस और प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार, अनुबंधन का मतलब होता है बॉन्डिंग। तो यहां पर क्रिया और प्रसूत के बीच में क्या बनेगी? अनुबंधन बनेगा। यही इनका सिद्धांत था मित्रों। उसके बाद हम लोगों ने उपनाम की भी बात कही है कि उपनाम में इन्होंने इतना सारा नाम है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है, सब कुछ व्यवस्थित बताया गया है। और यहां पर आपको बताया गया कि जो स्किनर महोदय हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जन्म 1904, 1990 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1938 में सिद्धांत का क्या इन्होंने किया था? प्रतिपादन किया था। अर्थात आप बोल सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में दिया था। और उसके बाद आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की प्रक्रिया है, बीएफ स्किनर महोदय ने 1938 में दिया। तो यहीं पर इन्होंने प्रसूत का मतलब यह भी बताया था कि प्रसूत का मतलब होता है पुरस्कार, और पुरस्कार की जो प्रक्रिया है यह कहां से लिया था? यह पुरस्कार की प्रक्रिया लिया था क्लार्क हल से, और इसको हमको याद रखना है। और क्रिया की जो प्रक्रिया है यह थार्नडाइक से लिया था। अभी पहले हम लोग बात इसी पर किया, सवाल इसी से खूब बन जाता है। और क्रिया प्रसूत का आशय भी आपने देखा, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी देखा। और आपको लास्ट में मैं यहां पर इनके दोनों प्रयोग को भी दिखा देता हूं। दोनों प्रयोग फिर से देख लीजिएगा। इस तरीके का प्रयोग किया गया, एक पहला जो है कबूतर पर किया गया है और दूसरा पहला चूहे पर किया गया और दूसरा कबूतर पर किया गया है। ये 2 प्रयोग हैं। और इस सिद्धांत को मित्रों स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और दिया जाता है स्किनर बॉक्स के रूप में, और यह जो नाम दिया गया है किसने दिया है? स्किनर बॉक्स भी इसका नाम है। स्किनर बॉक्स का नाम किसने दिया? तो ये स्किनर बॉक्स दिए हैं इनके शिष्यों ने, इनके छात्रों ने दिया है। तो मित्रों ये हमारी पूरी वीडियो है और स्किनर महोदय का सिद्धांत अब समाप्त होता है मित्रों, और आपसे विदा लेने का समय आ गया है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सबको बताएंगे। मित्रों आज की वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद।